मान सर। कभी कभी लगता है कि ये सिलेबस एक किताब नहीं बल्कि एक पहाड़ है। मान सर, कभी कभी लगता है कि ये सिलेबस कोई किताब नहीं बल्कि एक पहाड़ है। और मैं बस एक छोटी सी पर्वतारोही जो अपनी सांसों को संभाल रही है। घर वालों की उम्मीदें, पड़ोसियों के ताने और हर रात ये डर कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ये संविधान, ये आर्टिकल्स, क्या ये सिर्फ शब्द है या मेरी ढाल? दृष्टि, ये डर नहीं, ये वो फ्यूल है जो तुम्हें बाकियों से अलग करता है। ये संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है, ये इस देश की आत्मा है और तुम इसकी भविष्य की रक्षक हो। जब तुम संसद यानी पार्लियामेंट के गलियारों के बारे में पढ़ती हो तो तुम सिर्फ एग्जाम पास नहीं कर रही, तुम उस कुर्सी के लिए तैयार हो रही हो जहां बैठकर तुम्हें फैसले लेने हैं। आज जिस चैप्टर को हम खोलने जा रहे हैं, संसद के अधिकारी यानी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये तुम्हें सिखाएगा कि जब शोर सबसे ज्यादा हो तो डिसिप्लिन कैसे बनाए रखा जाता है। ये कहानी उन रेफरी की है जो लोकतंत्र के सबसे बड़े अखाड़े को संभालते हैं। तो चलिए सर, आज इस संसद के अखाड़े में उतरते हैं। मुझे डर को जीतना है, एक एक अनुच्छेद को अपनी नस नस में बसाना है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स आज इस मान एजुकेशन के महाकुंभ में शामिल हुए हैं, याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके सपनों की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान का एक एक शब्द आपको जुबानी याद हो तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें। आपकी एक कमेंट, एक लाइक हमें वो एनर्जी देती है कि हम आपके लिए रातों को जागकर ऐसा कंटेंट बनाते रहें। तो वादा करो, आज इस क्लास को अंत तक देखोगे, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही इतिहास रचता है। द फाउंडेशन यानी राज्यसभा का अखाड़ा। दृष्टि, कल्पना करो एक क्लासरूम की। 543 बच्चे एक तरफ यानी लोकसभा और 245 बच्चे दूसरी तरफ यानी राज्यसभा। अगर वहां कोई मॉनिटर या टीचर नहीं होगा तो क्या होगा? सर, फिर तो वहाँ मछली बाजार यानी केओस बन जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। एग्जैक्टली हमारे संविधान निर्माताओं ने इसीलिए भाग 5 यानी पार्ट 5 के तहत संसद के दोनों सदनों को चलाने के लिए कुछ पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की व्यवस्था की। आज हम अनुच्छेद 89 से 98 के बीच इन्हीं अधिकारियों का पोस्टमार्टम करेंगे और शुरुआत करते हैं बड़ों के घर से यानी राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति यानी द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 89 दो बातें स्पष्ट करता है। पहला, भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दूसरा, राज्यसभा अपने ही किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी। दृष्टि, यह एक शब्द है एक्स ऑफिशियो यानी पदेन। इसका मतलब समझा सकती हो? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 और आरपीएससी एसआई में पूछा गया था। जी सर, पदेन यानी एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उन्हें सभापति बनने के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। जिस पल कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उसी पल उसे अपने आप राज्यसभा के सभापति की कुर्सी मिल जाती है। ये एक बाय वन गेट वन फ्री जैसा ऑफर है ना सर? बहुत बढ़िया उदाहरण, बिल्कुल सही। जैसे ही उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली, वो राज्यसभा के बॉस बन गए। लेकिन यहाँ एक कैच है और यहीं से यूपीएससी प्री 2020 और यूपीपीएससी 2021 में ट्रिकी सवाल बना था। ध्यान से सुनना, क्या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। लोकसभा का स्पीकर तो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो बाहर से आता है। शाबाश, ये फैक्ट दिमाग में लॉक कर लो। चेयरमैन सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन, क्या वो सदस्य है? हाँ सर, अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। यानी उपसभापति बनने के लिए आपको पहले राज्यसभा का सांसद यानी एमपी होना जरूरी है। एक्सीलेंट, तो हमने नींव रख दी है। चेयरमैन नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस यानी वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। अब देखो मान सर की नोटबुक का विश्लेषण। अनुच्छेद 89(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 89(2) राज्यसभा यथाशीघ्र यानी एज सून एज पॉसिबल अपने किसी सदस्य को उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन चुनेगी। विशेषता, अमेरिकी सेनेट अध्यक्ष यूएस वीपी, भारतीय राज्यसभा सभापति इंडिया वीपी। सदस्यता, अमेरिकी सेनेट अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता, भारतीय राज्यसभा सभापति सदन का सदस्य नहीं होता। मतदान, अमेरिकी सेनेट अध्यक्ष केवल टाई होने पर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। भारतीय राज्यसभा सभापति केवल टाई होने पर निर्णायक मत यानी अनुच्छेद 100 दे सकता है।
हटाने की प्रक्रिया। अमेरिकी सेनेट अध्यक्ष पर महाभियोग इम्पीचमेंट बहुत कठिन है। भारतीय राज्यसभा सभापति अनुच्छेद 67B प्रभावी बहुमत RS प्लस साधारण बहुमत LS। कार्यकारी शक्ति। अमेरिकी सेनेट अध्यक्ष कार्यपालिका का हिस्सा है लेकिन विधायी भूमिका सीमित है। भारतीय राज्यसभा सभापति मुख्य रूप से विधायी भूमिका निभाता है और कार्यपालिका में भूमिका सीमित है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर। अगर ये कुर्सी खाली हो जाए या इन्हें हटाना हो तो क्या प्रक्रिया है? चलो देखते हैं। अनुच्छेद 90 आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना यानी वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। मान लो उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन को अपनी जॉब छोड़नी है या उन्हें कोई हटाना चाहता है। आर्टिकल 90 इसके 3 नियम बताता है। मुझे वो 3 स्थितियां बताओ और ध्यान रहे इसमें एक ऐसा पॉइंट है जहां आरपीएससी आरएएस 2018 और एमपीपीएससी 2022 ने बच्चों को फंसाया था। जी सर, मैं कोशिश करती हूँ। अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति का पद 3 तरह से खाली हो सकता है। सदस्यता समाप्त होने पर यानी सीजेस टू बी अ मेंबर। अगर उनकी राज्यसभा की सांसदी ही चली जाए तो उपसभापति का पद भी अपने आप खाली हो जाएगा। त्यागपत्र यानी रेजिग्नेशन, वो किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हटाया जाना यानी रिमूवल, राज्यसभा के सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा सकते हैं। रुको, यहीं पर वो सवाल है जो एसएससी सीपीओ 2020 में आया था। अगर उपसभापति को इस्तीफा देना हो तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी सभापति को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जवाब दो दृष्टि। सर, इसका जवाब सी होगा, सभापति को। और सर, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की होगी तो इस्तीफा भी उन्हें देंगे, लेकिन नियम है डेप्यूटी चेयरमैन रिजाइन्स टू द चेयरमैन। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और गुगली फेंकता हूं जो यूपीएससी 2013 में स्टेटमेंट के रूप में आई थी। अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो किसे देंगे? क्या वो उपसभापति को देंगे? नहीं सर, यहाँ मामला अलग है, क्योंकि सभापति असल में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, ना कि उपसभापति को। जबकि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। यही अंतर है ना सर? ब्रिलियंट, तुमने तो एग्जामिनर की नस पकड़ ली। याद रखने की ट्रिक, लोकसभा में अदला बदली होती है यानी स्पीकर इज इक्वल टू डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन राज्यसभा में सीनियर को सलाम होता है यानी डेप्यूटी चेयरमैन टू चेयरमैन और चेयरमैन टू प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, ये चार्ट अपनी दीवार पर चिपका लेना, यहां से प्रश्न 100% आता है। अब आर्टिकल 90 का तीसरा पॉइंट यानी अनुच्छेद 90 का सी, हटाना। उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में कैसा बहुमत चाहिए? इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी तात्कालिक बहुमत, यानी उस वक्त सदन में जितने सदस्य मौजूद और वोट करने के लिए हैं। नहीं रुको, 10 मेंबर्स यानी तत्कालीन समस्त सदस्य। दृष्टि, इस शब्द 10 मेंबर्स का मतलब समझाओ। ये यूपी आरओ 2016 का प्रश्न था। सर, 10 मेंबर्स का मतलब है सदन की कुल क्षमता यानी टोटल स्ट्रेंथ माइनस रिक्त सीटें यानी वैकेंसीज। यानी अगर 245 सीटें हैं और 5 सीटें खाली हैं, किसी की मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया, तो 240 का बहुमत चाहिए होगा। इसे ही हम प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। और हाँ, ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। फिर से समझो इसको, 245 माइनस 5 बराबर 240। अब प्रभावी बहुमत के लिए तुम्हें 240 का 50% प्लस 1 चाहिए, यानी 240/2 प्लस 1 बराबर 121। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। ये साधारण बहुमत यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग से अलग है और विशेष बहुमत यानी 2/3 से भी अलग है। ये यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप है। परफेक्ट। तो आर्टिकल 90 क्लियर। सदस्यता गई तो कुर्सी गई। इस्तीफा सभापति को, हटाना प्रभावी बहुमत प्लस 14 दिन का नोटिस। अनुच्छेद 90 के अन्य प्रावधान देखो। 90A, यदि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो पद रिक्त हो जाएगा। 90B, वो अपना इस्तीफा सभापति यानी चेयरमैन को देगा। अक्सर छात्र सोचते हैं कि राष्ट्रपति को देगा, जो गलत है। अब चलते हैं आर्टिकल 91 पर। यह एक बैकअप प्लान है। दृष्टि, अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, यानी जैसे उनकी मृत्यु हो जाए या वो राष्ट्रपति बन जाएं या वो बीमार हों, अनुपस्थित हों, तो सदन कौन चलाएगा? सर, आर्टिकल 91 के 2 हिस्से हैं। पद रिक्त होने पर उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगर उपसभापति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करें वो काम करेगा।
अनुपस्थिति होने पर उपसभापति पीठासीन होंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स में से कोई एक बैठेगा। बहुत बारीक अंतर है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। जब वैकेंसी यानी पद रिक्त होता है और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं आर्टिकल 91(1) में। लेकिन जब एब्सेंस यानी सिर्फ छुट्टी पर हैं तो सदन खुद तय करता है या पैनल से काम चलता है आर्टिकल 91(2) में। ये प्रश्न यूपीएससी सीडीएस 2019 में कथन के रूप में आया था कि क्या दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं? जवाब है नहीं। दृष्टि, एक सिनारियो बताओ। मान लो सभापति वीपी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो क्या वो राज्यसभा के सभापति का वेतन लेंगे या राष्ट्रपति का? सर, जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते। उस दौरान वो राष्ट्रपति का वेतन और सुविधाएं लेते हैं और राज्यसभा की कुर्सी उपसभापति संभालते हैं। ये अनुच्छेद 65 और अनुच्छेद 97 का लिंकेज है। वाह, इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ आर्टिकल्स। यही अप्रोच तुम्हें टॉपर बनाएगी। अब एक बहुत ही लॉजिकल आर्टिकल 92, जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉट टू प्रिजाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। इसे हम नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कह सकते हैं। दृष्टि, अगर तुम्हारे खिलाफ ही क्लास मॉनिटर से हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो क्या तुम उस मीटिंग की अध्यक्ष यानी हेड बन सकती हो? बिल्कुल नहीं सर। नो वन कैन बी अ जज इन देयर ओन केस। अगर सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन सदन में विचाराधीन है तो वो पीठासीन नहीं होंगे, कैनॉट प्रिसाइड। वो सदन में बैठ सकते हैं, कार्यवाही देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठ सकते। सही कहा, लेकिन यहाँ एक पेंच है वोटिंग का। एग्जाम अलर्ट। ये सवाल आईएएस प्री 2018 में पूछा गया था कि जब सभापति यानी वीपी को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो क्या वो बोल सकते हैं? हाँ। क्या कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? हाँ। क्या वो वोट डाल सकते हैं? दृष्टि, इस पर रोशनी डालो। सर, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चूंकि सभापति यानी वीपी सदन के सदस्य नहीं होते, इसलिए जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। नॉट इवन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट कास्टिंग वोट। लेकिन अगर उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन को हटाने का प्रस्ताव हो तो वो पहली बार में वोट दे सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन बराबर होने पर टाई, निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। 100 सुनार की 1 लोहार की। तुमने बहुत ही बारीकी से इसे पकड़ा है। चेयरमैन रिमूवल प्रोसेस, नो वोट एट ऑल। डिप्टी चेयरमैन रिमूवल प्रोसेस, कैन वोट एज एन एमपी फर्स्ट इंस्टेंस बट नो कास्टिंग वोट। स्टूडेंट्स, इस अंतर को रट लो। ये वो जगह है जहां 90% बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से सुनो। सभापति यानी चेयरमैन, जब उनको हटाने का प्रस्ताव हो तो वो न पीठासीन होंगे, न ही वोट कर सकते हैं क्योंकि वो सांसद नहीं है, केवल बोल सकते हैं। उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन, जब उनको हटाने का प्रस्ताव हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे, लेकिन वो पहली बार में वोट कर सकते हैं, राइट टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि वो एक राज्य के प्रतिनिधि हैं। हाँ, अगर मामला टाई हो जाए तो वो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। ये अंतर प्रीलिम्स के लिए गोल्ड डस्ट है। तो दोस्तों, ये थी राज्यसभा के अधिकारियों की कहानी आर्टिकल 89 से 92 तक। अब हम चलेंगे देश की सबसे पावरफुल पंचायत लोकसभा की तरफ, लेकिन उससे पहले संविधान देश का नक्शा है, लेकिन देश की जमीन को समझने के लिए भूगोल जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते थे, सर नदियां याद नहीं होती, दर्रे भूल जाते हैं, मिनरल्स का डेटा कंफ्यूज करता है। आपकी इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमने टेस्ट क्यू ऐप पर लॉन्च किया है भारत का संपूर्ण भूगोल सिनेमैटिक वीडियो कोर्स। सर, मैंने इसका पहला लेक्चर देखा। वो मैप्स और ड्रोन शॉट्स, ऐसा लग रहा था जैसे हम क्लास में नहीं, हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये कोर्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक यात्रा है। देखिए, मैप बेस्ड स्टडी, रट्टा मारना बंद, दिमाग में नक्शा छप जाएगा। लेटेस्ट डेटा, खनिजों और कृषि के एकदम नए आंकड़े, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, कठिन से कठिन टॉपिक को कहानियों में याद करवा देंगे। बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चाहे यूपीएससी हो, रारपीएससी हो, बीपीएससी हो या रेलवे, भूगोल का डर अब खत्म। अभी टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और कूपन कोड मानसर51 का इस्तेमाल करें। ये स्पेशल डिस्काउंट केवल शुरुआती 500 छात्रों के लिए है। संविधान हम यहाँ यूट्यूब पर फोड़ रहे हैं, भूगोल को ऐप पर फोड़ेंगे। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, साथ में A4 नोट्स और टॉपिक टेस्ट फ्री। तो इंतजार किसका? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेलकम बैक। अब हम घुसते हैं लोकसभा में, द पीपल्स हाउस यानी लोकसभा का महासंग्राम। यहाँ आर्टिकल 93 से 96 तक वही काम करते हैं जो राज्यसभा में 89 से 92 ने किया, लेकिन यहाँ के बॉस ज्यादा पावरफुल हैं। आर्टिकल 93,
लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। दृष्टि, राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा अंतर क्या है? सर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि राज्यसभा का चेयरमैन यानी वीपी चुना नहीं जाता, वो पदेन होता है, लेकिन लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अनिवार्य रूप से सदन के सदस्य होने चाहिए, यानी ओनली एन एमपी कैन बिकम अ स्पीकर। सही। और स्पीकर के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? ये यूपीपीसीएस 2020 का प्रश्न था। स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करते हैं। परफेक्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, स्पीकर्स डेट प्रेसिडेंट, डिप्टी स्पीकर्स डेट स्पीकर। ये छोटी सी डिटेल 2 नंबर दिला सकती है। देखो, 11वीं लोकसभा यानी 1996 तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सत्ता पक्ष के होते थे। उसके बाद एक संसदीय परंपरा बनी कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष का। लेकिन दृष्टि, क्या ये परंपरा संविधान है? क्या ये कोई कानून है? नहीं सर, ये सिर्फ एक सहमति है। बिल्कुल। और 2019 से 2024 तक यानी 17th लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष चुना ही नहीं गया। 10 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं डाली गईं, ये कहते हुए कि आर्टिकल 93 का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एज सून एज मे बी का मतलब कभी नहीं नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि ये कोई समय सीमा नहीं है। तो उत्तर क्या था? ये अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है। यूपीएससी तुम्हें शब्दों के जाल में फंसाएगा। मैंडेटरी वर्सेस कन्वेंशन, हमेशा सतर्क रहना। पीवाईक्यू देखो। कथन, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख स्पीकर तय करते हैं। सही, रूल 8 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। कथन, ये अनिवार्य प्रावधान है कि उपाध्यक्ष का चुनाव मुख्य विपक्ष के दल से हो। गलत। ध्यान रहे, ये केवल एक परंपरा है। आर्टिकल 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 बिल्कुल अनुच्छेद 90 जैसा है। सदस्यता गई तो कुर्सी गई। इस्तीफा, यहां ट्विस्ट है। हटाना, प्रभावी बहुमत प्लस 14 दिन का नोटिस। दृष्टि, मैंने कहा था त्यागपत्र में ट्विस्ट है, वो क्या है? सर, वही अदला बदली वाला नियम। स्पीकर अपना इस्तीफा डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं और डेप्यूटी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर को देते हैं। ये प्रश्न तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जहां न पूछा गया हो। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवेज, एमपीपीएससी, सब जगह ये फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, और यूपीएससी 2018 ने इसमें एक कठिन सवाल जोड़ा था। मान लो लोकसभा भंग हो गई, तो क्या स्पीकर को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है? नहीं सर, अनुच्छेद 94 का दूसरा परंतु कहता है कि जब लोकसभा भंग होती है तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते, वो नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसे कहते हैं डीएक्नॉलेज। क्यों? ताकि कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो, व्यवस्था चलती रहे। आर्टिकल 95, अध्यक्ष की कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष की शक्ति। अनुच्छेद 95 भी सिमिलर है। पद खाली है, वैकेंसी है तो डिप्टी स्पीकर काम करेंगे। वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करें, मेंबर ऑफ हाउस। अनुपस्थिति है तो डिप्टी स्पीकर पीठासीन होंगे। वो नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का कोई सदस्य। सर, यहाँ एक डाउट आता है। जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या उनके पास स्पीकर की सारी शक्तियां होती हैं? हाँ, 100%, 100%। जब वो उस कुर्सी पर हैं तो वो 10 स्पीकर हैं। वो दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन पर फैसला ले सकते हैं। वो धन विधेयक यानी मनी बिल को सर्टिफाई कर सकते हैं। ये सवाल बीपीएससी 66th प्री में आया था। अब मैं तुम्हें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले चलता हूं जो लक्ष्मीकांत में नहीं मिलता, लेकिन मेंस के उत्तर को वजनदार बनाता है। अनुच्छेद 95 और 100 स्पीकर की शक्तियों की बात करते हैं। स्पीकर पहली बार में वोट नहीं करता, केवल टाई होने पर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भारतीय संसदीय इतिहास में स्पीकर की स्वतंत्रता की नींव किसने रखी? जीवी मावलंकर? नहीं, उनसे भी पहले विट्ठल भाई पटेल 1925। वे केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। 1928 में ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल लाना चाहती थी, वही बिल जिसके विरोध में भगत सिंह ने बम फेंका था। सदन में वोटिंग हुई, नतीजा 61 पक्ष में 61 विपक्ष में टाई। फिर क्या हुआ? वाइसरॉय को उम्मीद थी कि विट्ठल भाई परंपरानुसार स्टेटस क्वो बनाए रखेंगे या सरकार का साथ देंगे, लेकिन विट्ठल भाई ने कहा, यदि सरकार को ऐसा कठोर कानून पास करना है तो उसे स्पष्ट बहुमत लाना चाहिए था। मैं अपना कास्टिंग वोट विपक्ष में यानी नोज में देता हूं
और उन्होंने बिल गिरा दिया। ये था एक स्पीकर का नैतिक साहस। आज के स्पीकर अनुच्छेद 100 के तहत कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन विट्ठल भाई का वो फैसला आज भी एक मिसाल है कि चेयर किसी पार्टी की नहीं, सदन की होती है। केस स्टडी सोमनाथ चैटर्जी 2008। एक और उदाहरण लो, सोमनाथ चैटर्जी 2008 में जब उनकी पार्टी सीपीएम ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस लिया तो पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा स्पीकर किसी दल का नहीं होता। पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, एक्सपेल, लेकिन वे इतिहास में अमर हो गए। अनुच्छेद 93 से 96 सिर्फ नियम नहीं है दृष्टि, ये चरित्र की परीक्षा भी है। आर्टिकल 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। अब आता है अनुच्छेद 96, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। दृष्टि, अगर स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो क्या वो कुर्सी पर बैठेंगे? नहीं सर, वो पीठासीन नहीं होंगे, लेकिन वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। यही तो कैच है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 92 चेयरमैन एंड आर्टिकल 96 स्पीकर। चेयरमैन वीपी हटाने के समय वोट नहीं दे सकते। स्पीकर हटाने के समय पहली बार में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर मामला बराबर टाई हो जाए तो निर्णायक मत कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। सामान्य स्थिति में स्पीकर केवल टाई होने पर वोट देते हैं, लेकिन जब उन्हें हटाने की बात हो तो वो एक आम सांसद की तरह फर्स्ट इंस्टेंस में वोट देते हैं। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी मेंस पॉलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। सर, ये तो बहुत ही महीन अंतर है। सामान्य स्थिति में केवल टाई होने पर वोट और हटाने के समय टाई होने पर वोट नहीं। क्या गजब का संविधान लिखा है हमारे पूर्वजों ने। अब इस तालिका को अच्छे से देखो, यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाएगा। तुलनात्मक तालिका, स्पीकर वर्सेस डिप्टी स्पीकर। अधिकार क्षेत्र, स्पीकर लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत। डिप्टी स्पीकर लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत। शपथ, स्पीकर कोई अलग शपथ नहीं, बतौर सांसद शपथ लेते हैं। डिप्टी स्पीकर कोई अलग शपथ नहीं। वेतन 2025 तक स्पीकर 4 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज्ड। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के समान, आर्टिकल 97। संयुक्त अधिवेशन, स्पीकर अध्यक्षता करता है, आर्टिकल 108। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। मनी बिल, स्पीकर सर्टिफाई करने की अंतिम शक्ति, आर्टिकल 110। डिप्टी स्पीकर स्पीकर की अनुपस्थिति में सर्टिफाई कर सकते हैं। हटाना, स्पीकर प्रभावी बहुमत। डिप्टी स्पीकर प्रभावी बहुमत, आर्टिकल 97। वेतन और भत्ते। काम तो बहुत करवा लिया, अब बात करते हैं पैसे की। अनुच्छेद 97 इन चारों अधिकारियों चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वेतन कौन तय करता है? अक्सर छात्र अनुच्छेद 97 और 98 को छोड़ देते हैं, लेकिन यही वो जगह है जहां स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संसद द्वारा तय किए जाएंगे और ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद में इन पर वोटिंग नहीं हो सकती। इससे इनकी सैलरी रोकी नहीं जा सकती, चाहे वे सरकार के खिलाफ फैसला क्यों ना दे। सर, संसद कानून बनाकर तय करती है और ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। भारत का मतलब है कि इस पर संसद में बहस तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती, यानी इनका वेतन रोका नहीं जा सकता। ये इनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए है। बिल्कुल सही। ये प्रश्न यूपीएससी 2014 में आया था, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के बारे में। 2024-25 के बजट में भी इनके वेतन और भत्तों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो इनकी स्वायत्तता को दर्शाते हैं। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। और अब इस भाग का आखिरी अनुच्छेद, आर्टिकल 98। संसद को चलाने के लिए क्लर्क, ट्रांसलेटर, रिपोर्टर और स्टाफ चाहिए। क्या ये स्टाफ सरकार, आईएएस, आईपीएस के अधीन होता है? नहीं सर, अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय होगा। संसद को कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के दबाव से मुक्त रखने के लिए उनका खुद का स्टाफ होता है। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें भी संसद ही तय करती है या राष्ट्रपति, स्पीकर, चेयरमैन की सलाह पर नियम बनाते हैं। शानदार, यही स्वायत्तता हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। इसे एक और दूसरे तरीके से समझो। अनुच्छेद 98 ये कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय होगा।
क्या तुम जानती हो कि हाल ही में 2024 में लोकसभा सचिवालय के भर्ती नियमों में बदलाव किए गए हैं? जी सर, मैंने पढ़ा था कि कंसल्टेंट इंटरप्रेटर और संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम कौन बनाता है। अनुच्छेद 98(2) के तहत संसद कानून बना सकती है, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता, राष्ट्रपति स्पीकर चेयरमैन की सलाह से नियम बनाते हैं। ये सचिवालय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र है। कोई आईएएस अधिकारी सीधे यहां आदेश नहीं दे सकता। ये शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। अनुच्छेद 98 की मुख्य बातें। पृथक सचिवालय, प्रत्येक सदन का अपना स्टाफ होता है। साझा पद, दोनों सदनों के लिए कुछ पद कॉमन हो सकते हैं। भर्ती नियम संसद द्वारा बनाए जाते हैं, अन्यथा राष्ट्रपति स्पीकर चेयरमैन की सलाह पर बनाते हैं। क्लास के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इफेक्टिव मेजॉरिटी का गणित याद रखना, आर्टिकल 90 एंड 94। डिप्टी स्पीकर का चुनाव अनिवार्य नहीं है, आर्टिकल 93, 2022 PYQ। कास्टिंग वोट की शक्ति और विट्ठल भाई पटेल का साहस, आर्टिकल 100। सचिवालय की स्वतंत्रता, आर्टिकल 98। अगली बार जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगी तो तुम अकेली नहीं होगी, तुम्हारे साथ संविधान निर्माताओं की पूरी सभा होगी। जाओ, अपनी जीत की पटकथा लिखो। ये क्विक रिवीजन टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट्स में मिल जाएगी ये। तो दृष्टि और मेरे प्यारे भविष्य के अफसरों, आज हमने अनुच्छेद 89 से 98 तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ढांचा बनाया है जो चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलता है। याद रखना, संसद की गरिमा इन्हीं अधिकारियों के हाथ में है, और कल जब तुम प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो देश की गरिमा तुम्हारे हाथ में होगी। सर सच में आज ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पार्लियामेंट मेरे आंखों के सामने चल रहा था। वो रेजिग्नेशन लेटर वाला कंफ्यूजन और वोटिंग राइट्स की बारीकियां अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक जरूरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां आपको इस पूरी क्लास की सिनेमैटिक PDF नोट्स, डेली क्विज और एग्जाम अपडेट्स मिलेंगे। लिंक नीचे है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में 1% भी वैल्यू जोड़ी है तो लाइक करें, यानी हमारी गुरु दक्षिणा। कमेंट में लिखें मिशन पार्लियामेंट अकम्प्लिश्ड और अपना सपना ड्रीम पोस्ट। शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी भी किताबों में उलझे हैं। अगली क्लास में हम संसद की कार्यप्रणाली, कंडक्ट ऑफ बिजनेस पर बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।